हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाज़िर हूँ। आज की जो बड़ी एक्सप्लोसिव स्टोरी जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में दब कर रहेगी है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। लेकिन मैं नुसरत जवेद साहब जो हमारे बड़े सीनियर दोस्त भी हैं, कॉलम निगार भी हैं और उस पे टीवी पे एंकर भी करते रहे हैं, पॉलिटिकल डायरी भी लिखते हैं पार्लियामेंट से। उन्होंने गिला किया है, शिकवा किया अपने कॉलम में कि जनाब कि इतना बड़ी यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान और उसके इंडिया के हवाले से, लेकिन कहीं पे भी आपको जिक्र नहीं मिलता, नेशनल मीडिया में नहीं मिलता। अगरचे मेरे ख्याल प्रिंट में थोड़ी सी हेडलाइंस लगी हैं, थोड़ी देर के लिए खबरें वगैरह चलें, लेकिन शाम के ये जो टॉक शोज़ थे फिर हमने देखा वो रिवायती। अब उस पर क्या करें कि रोज़ाना की बुनियादों पर यहाँ पे आसिफ अली जरदारी साहब, इमरान खान साहब, ये मरियम नवाज साहब और मौलाना साहब ने उन्होंने हाईजैक कर लिया, स्क्रीन को भी हाईजैक कर लिया, लोगों को भी कर लिया कि अब उनकी मर्ज़ी पे की ही गुफ्तगू हो सकती है। वो जो एजेंडा सेट करते हैं अपनी तकरीरों में, अपने फैसलों में, तो हम सबको उनको फॉलो करना पड़ता है। अगरचे दुनिया में देखा जाता है कि मीडिया जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्टोरीज ब्रेक करके हुकूमतों को, अपोजिशन को या दीगर जो आपके सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ हैं उनको मजबूर करता है कि वो फॉलो करें उनकी स्टोरीज एजेंडे को। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है सारी गंगा जो है ना उल्टी बहती है, और इसलिए वो जो बड़ी यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है पिछले 1-2 दिनों में, उसको मेरा ख्याल उस तरीके का उसका एनालिसिस नहीं किया गया और उस पर बातचीत नहीं हुई। मेरा जो आगे इशारा है पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से है कि दोनों मुल्कों के दरमियान पिछले हमने माह से देखा है कि DGMO की अगेन आपस में जो उनकी बातचीत हुई है, ब्रेक थ्रू हुआ है, प्रेस रिलीजेज आई हैं, और LOC पे थोड़ी सी जो उनकी वहाँ सीज़ फायर किया गया है 2003 वाली सिचुएशन के पे आके उन्होंने चीज़ें लाने का फ़ैसला किया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें जो है इंडियन साइड पर भी वो बड़ी पॉजिटिव हो रही हैं, और अगेन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद इसके पीछे सीक्रेट डिप्लोमेसी है, और उसमें पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी अगेन एडवाइज़र जो है मोईज़ यूसुफ साहब हैं, इनके अजीत डोवल साहब जो इंडिया के उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के मोदी साहब के, इनके दरमियान कोई सीक्रेट कोई मुलाकातें या कंटैक्ट्स हुए हैं, कोलंबो में मोस्टली हुई हैं। अगरचे इसको ये डिनाई करते हैं, मोईज़ यूसुफ साहब डिनाई करते हैं मेरी कोई खुफिया मुलाकात नहीं हुई, और बाज़ कहते हैं शायद जनरल बाजवा साहब जो हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, इनकी भी कोई इस तरह की उसमें डिप्लोमेटिक कोई एफर्ट्स हैं किसी और ज़रिए से, कुछ और मुल्कों के ज़रिए वो भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। चलें यहाँ तक तो ठीक था। अब जो मेन चीज़ है ये वो हमने देखा सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की गई है यहाँ इस्लामाबाद में, जिसमें इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, लेकिन उसको उस तरह सीरियस नहीं लिया गया जितने बड़े स्टेटमेंट को आप उनको देखें उन्होंने लिया गया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब का स्टेटमेंट जो था उसको लिया गया, क्योंकि पाकिस्तान में समझा जाता है कि एक नॉर्मल सी बात है कि वज़ीर आज़म जो भी आते हैं वो इंडिया के साथ तल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं, लेकिन हमारी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट जो उसके बारे में कहा जाता है जब तक उसकी वहाँ पर नॉड ना हो, उनकी तरफ से आपको हल्लाशीरी ना मिले, सपोर्ट ना मिले या वो ना चाहें, तो इंडिया के साथ तल्लुकात ठीक भी नहीं हो सकते, मामलात भी सेटल नहीं हो सकते और कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू भी नहीं हो सकता। लिहाजा ये पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे कहता रहे, नवाज शरीफ साहब कहते रहे, बेनज़ीर भुट्टो साहबा, इमरान खान साहब, जो भी यहाँ पे सियासी वज़ीर आज़म आए हैं वो कि ब्रेक थ्रू करने में नाकाम रहे हैं। बल्कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कोशिश की, वो नाकाम रहे, इवन गिलानी साहब के दौर में कोशिश हुई, वो नाकाम रहे, बल्कि उन पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे यहाँ पे हुब्बुल वतनी टाइप लोग हैं जो कहते हैं नहीं जनाब जो भी इंडिया से बात करेगा वो पाकिस्तान का वो नहीं है, वो हामी नहीं। हाँ, अगर फ़ौजी क़यादत हो, जनरल मुशर्रफ साहब जो हैं वो अगर बातचीत कर रहे हैं फिर कोई मसला नहीं है। अगर यहाँ पे जनरल ज़ियाउल हक़ साहब जो हैं त्यारा ले के एक अनवेटेड वो पहुँचे, बेंगलोर का टेस्ट मैच देखने पहुँचे, तो वो कहते हैं फिर भी कोई मसला नहीं है, तो उनके दौर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान में कोशिश करें इंडिया के साथ तल्लुकात ठीक करने की, तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी खुश नहीं होती। बहुत सारे एंकर, सहाफ़ी, जर्नलिस्ट हमारी बड़ी हद तक एक आवाम का नैरेटिव बना देते हैं कि जनाब ये शायद गद्दारी हो रही है और इंडिया के साथ हम बातचीत नहीं करेंगे या हम कश्मीर के अलावा कोई बात करने को तैयार नहीं। अब ये उसका बैकग्राउंड था। अब उस बैकग्राउंड में जब जनरल बाजवा साहब ये कहते हैं कि माजी को दफन करें, आगे चलते हैं और कश्मीर का कोई हल निकालें कि उस पर बैठ के दोनों मुल्क जो हैं उसका सलूशन निकालें, ताकि इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा यहाँ पे खित्ता है, वो हॉस्टेज होकर रह गया दुश्मनी की वजह से, उसके बदले में जो ऑफ़र कर रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंडिया उसके लिए हमेशा टेम्पटेशन का शिकार होता है और पाकिस्तान को पता है कि इंडिया को हम क्या चीज़ ऑफ़र कर सकते हैं अगर कश्मीर पर कोई वर्कबल, डूएबल एक कोई उस पर सलूशन आ जाए जो दोनों मुल्कों को एक्सेप्टेबल हो, इवन कश्मीरियों को भी उस पर एक्सेप्टेबल हो। तो पाकिस्तान हमेशा से ऑफ़र करता है कि हम आपको अफ़गानिस्तान तक आपको रूट देने को तैयार है। इंडिया की बड़ी ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान की मंडी तक पहुंचा जाए, उसके आगे सेंट्रल एशिया तक पहुंचा जाए, और कोई रूट नहीं है उनके पास, वो पाकिस्तान से होकर गुजरता है। दूसरा ये था चार बाहर का, आपको पता ईरान के साथ उन्होंने डील करने की कोशिश की थी कि वहाँ पे उसके ज़रिए हम अगेन सेंट्रल एशिया तक पहुँचें और जो उनकी बंदरगाह है, लेकिन वो फिर अगेन मेरा ख्याल अमेरिकन से चाइनीज़ की वजह से वो डील वहाँ पर रह गई। सो लिहाजा दोबारा इंडियन जो है वो इस बात पे आ गए कि पाकिस्तान के ज़रिए अगर हमें को रूट मिल सकता है, और इसके लिए बार बार बात होती भी रही है, अफगानिस्तान भी ये बात कहता रहा है, इवन इंडियंस कहते रहे कि आप हमें रूट दें, लेकिन पाकिस्तान को पता है कि हमारे पास जो बड़ी बारगेनिंग चिप है इंडिया को ये मजबूर करने के लिए कि हमसे बातचीत करे,
वो ये रूट है, लैंड रूट है, जिसके लिए इंडिया भी बेचैन है, लेकिन पाकिस्तान उस पर रजिस्ट किया है। उसी के उन्होंने आर्मी चीफ ने बात की है कि बैठे बात करें। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शायद पीछे से कोई उसमें बाइडन को एडमिनिस्ट्रेशन को क्रेडिट दे रहा है कि उनके आने के बाद उन्होंने अमेरिकन पे दबाव डाला है। पाकिस्तान तो हमेशा के लिए कोई अमेरिका के लिए के साथ तल्लुकात इनके अच्छे रहते हैं, तो उनकी वजह से उनके स्टांस में भी तब्दीली आ रही है। जो इंडियंस हैं वो भी थोड़ा सा उनके जो ये फॉरेन सेक्रेटरी का बयान आया है 2-3 दिन पहले, उसमें भी अगेन कहा जा रहा है उनकी जो टोन है वो बड़ी सॉफ्ट है। और इस उन्होंने पाकिस्तान को पहली दफ़ा टेररिज्म पे कोई ब्लेम नहीं किया। उन्होंने भी वही बात की, म्यूचुअली तौर पर बैठ के बातचीत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो कंड्यूसिव को एनवायरनमेंट जो है ना वो पैदा करे। सो इससे लगता है कि दोनों साइड जो है तैयार कर रही हैं आवाम को, अपनी अपनी आवाम को, कि किसी लम्हे भी कोई टाक्स हो सकते हैं। बल्कि जो मेन है ये दुशंबे में वहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है 30 मार्च को, जिसमें इंडियन के फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहे हैं और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी जाएंगे। तो ये कहा जा रहा है शायद इनकी वहाँ पे मुलाकात या हेलो है अगेन हो जाएगी। 2 साल बाद होगी, 2019 में हुई थी लास्ट टाइम। सो कुछ अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। और अगेन वो कहते हैं कुछ ना कुछ पीछे से हो रहा है। अब सवाल इसमें एक और इसमें खड़ा होगा, जो पाकिस्तानी हमारे जर्नलिस्ट उठा रहे हैं, हमारे सोसाइटी के सेगमेंट उठा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये बताएं जनाब कि ये नवाज शरीफ साहब ने कहा था, वो उसको कोट कर रहे हैं जनरल बाजवा साहब वाली बात को, कि वो कहते हैं पहले अपने घर को ठीक करना ज़रूरी है, तो उसके बाद ही हम उसके बाद जाके दूसरी दुनिया के मामलात को दे सकते हैं। ये बात बड़ी पुरानी है कि पाकिस्तान को पहले अपना घर अपना ठीक करने की ज़रूरत है। ये बात अगर आपको याद हो, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी, मुझे याद पड़ता है, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कही थी जब वो यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर थे, कि जनाब हम जहाँ भी दुनिया में जाते हैं हम पे भी इल्ज़ाम लगते हैं कि आपके यहाँ भी चीज़ें गलत हो रही हैं, टेररिज्म रिलेटेड लगते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, दीगर इल्ज़ाम लगते हैं, तो हमें भी अपना घर देखने की ज़रूरत है। डॉन लीक्स का वो कहते हैं कि यही सारा कुछ था, कि जब जो मीटिंग हुई थी जनरल रहील जो आर्मी चीफ थे, उसमें DGIA से ही रिजवान अख्तर साहब थे मेरा ख्याल है, और यहाँ पे नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो उनके मिनिस्टर वगैरह मीटिंग जो हुई थी उसमें यही कहा गया था जनाब कि पाकिस्तान को पहले अपना घर ठीक करने की ज़रूरत है। और जितने टेररिस्ट यहाँ से पकड़े जाते हैं उनको शायद हमारी एजेंसी जो है छुड़वा लेती हैं, और हमारे ऊपर दबाव आता है और पॉलिटिकल हुकूमत को फेस करना पड़ता है। सो दुनिया ये कह रही है पहले अपना घर ठीक करें, नहीं तो आप पे हम आके पाबंदियाँ लगा देंगे, जो आपने देखा होगा FTF के ज़रिए बहुत सारी लगी भी हैं। अब ये वो मीटिंग हुई थी जिसको बाद में डॉन न्यूज़पेपर में, अगर आपको याद होगा, सिरेलाल मेडा साहब जो हैं उन्होंने स्टोरी वो वहाँ पे ब्रेक की थी, जिसके बाद बहुत सारी एक उसमें कहते हैं क़यामत सी मच गई थी। और हमारी फौज इस्टेब्लिशमेंट जो उस वक्त की थी, उन्होंने बहुत बड़ा इस पर रोला डाला कि खबर जो है ये किसने रिलीज़ की, और उस पर उन्होंने, आपको याद होगा, उनका नाम ECL पर डाल दिया गया था। प्लस ये कहा गया था जनाब के इंक्वायरी करवाएं, नवाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पर इंक्वायरी करवाई थी, जिसमें 2 फौजी अफसरान डाल दिए गए थे। उन्होंने बहुत सारे सहाफ़ी दोस्तों को बुलाया, जिसमें राना जवाद से हमारे दोस्त खावर गुम्मन है, और बहुत सारों को बुलाया गया था। आप हैं और इनके सामने फौजी अफसरान के सामने पेश हूँ, और उसमें उनके मिनिस्टर भी थे, नवाज शरीफ साहब ने वो भी पेश करवाए थे अपने मिनिस्टर जो हैं। और उस रिपोर्ट के बाद जनाब वो आ गई थी, आपको याद होगा, डिसमिसल हो गई थी, परवेज़ रशीद साहब को निकाला गया, तारक फातमी साहब को निकाला गया। सो उन पे यही इल्ज़ाम थे कि आपने खबर लीक करके हमारे इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने की कोशिश की। हम तो इंडिया के साथ जो बात करेगा, मतलब ये था वो गद्दार है। और फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आज तक ये कहते हैं कि मुझे जो सज़ा मिली थी डॉन लीक्स के नाम पर मिली थी, लिहाजा ये जो है कि अगर यहाँ पे फ़ौजी जो हैं वो खुद बात कर लें इंडिया से पीस की, तो कोई आसमान नहीं गिरता। लेकिन अगर सिविलियन हम कर लें तो हमें फिर सज़ाएँ दिलवाई जाती हैं और पनामा भी हो जाते हैं, फिर अदालतों से हमें डिसमिस भी करा जाता है। सो आज वो सेगमेंट ये कह रहे हैं कि जनाब कि जनरल बाजवा साहब आज ये बात करने को तैयार हैं, लेट्स बैरी द पास्ट, या वो ये कहते हैं जनाब कश्मीर पे हम बात करने को तैयार हैं, या वो ये कहते हैं जनाब कि हम आपको रूट देने को तैयार हैं अफगानिस्तान तक, ये चीज़ों तक। तो उस पर तो ये उस पर क़यामत नहीं आती, कोई आसमान नहीं गिरता, ये क्यों होता है? अब इसमें क्या आपको याद हो कि इमरान खान साहब जो हैं आज जो अच्छे बयान दे रहे हैं इसके इंडिया के हवाले से, देने चाहिए, वी आर विद हिम ऑन दिस इशू। लेकिन वो भी तो यही कहते थे कि नवाज शरीफ साहब जब बातचीत कर रहे थे इंडिया के साथ, मोदी साहब के साथ बातचीत हो रही थी, इंडिया जा रहे थे या वो यहाँ पे आ रहे थे, तो उस वक्त उनको यही कहते थे जो मोदी का यार है, गद्दार है। उनको तकरीबन एक नवाज लीग को कहा जाता था कि गद्दारी के एक उनको लेबल किया जाता, जिस पर वो हर्ट फील करते थे कि जनाब कि हम अगर इंडिया से बातचीत करने की कोशिश करते तो डॉन लीक्स और क्या थी? डॉन लीक्स तो यही थी कि अपना घर साफ़ किया जाए, अपना हाउस इन ऑर्डर किया जाए। हम भी यही कह रहे थे उसमें, अब वही बात आर्मी चीफ भी कह रहे हैं और बाकी दीगर लोग भी कह रहे हैं। तो उस वक्त ये क़यामत कोई नहीं मच रही। इसमें 2-3 मेरा ख्याल है डिफरेंस हैं। एक तो ये बात है कि नवाज शरीफ साहब को और उनके हामी को ये बस, उस वक्त आर्मी चीफ थे जनरल रहील शरीफ थे, तो उनकी एक्सटेंशन की बातें सुना हो रही थी, तो वो नहीं मिल पा रही, तो इस वजह से सारा क्राइसिस पैदा किया गया था। और उसमें प्लस जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ साहब थे, उनको स्टैंड लेना चाहिए था। मेरा दुख ये है, मैं हमेशा लिखता रहता हूँ, कहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, इन्हें स्टैंड ले लेना चाहिए था उस पर आर्मी चीफ साहब के या DGIA से जो भी थे, कि भाई साहब ये बातें हुई हैं, हमने की हैं, ये पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के हवाले से ये कंसर्न्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, रिजर्वेशंस हैं, तो इसके लिए इतना रिएक्शन देने की क्या ज़रूरत है आपको? या मैं वज़ीर आज़म हूँ, मैं नहीं इंक्वायरी ऑर्डर करता, मेरा ख्याल
ख्याल है जो खबर छपी है वो ठीक छपी है। नवाज शरीफ साहब ने ऐसा स्टैंड नहीं लिया था, वो फौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हुए थे। उन्होंने उस वक्त डॉन लीग्स पे फौज को सपोर्ट की थी, सीरियल का नाम उन्होंने उसमें डाला था, ECL में डाला था, प्लस इंक्वायरी आर्डर करवा के उन्होंने फौजी अफसरान बिठाए थे 2 ब्रिगेडियर, और उन्हीं ही की रोशनी में आपको याद होगा उन्होंने डिसमिस भी किया था। प्लस जो इंक्वायरी रिपोर्ट हुई थी उस वक्त ISPR ने उसको डिसमिस किया था, नवाज शरीफ साहब ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया था, और प्लस उन्होंने वही कुछ किया था जो उनको कहा गया था। सो नवाज शरीफ साहब उस वक्त ये डॉन लीग्स पे फौज के साथ खड़े थे, वो आर्मी का नैरेटिव ही दे रहे थे, कोई उन्होंने ऐसी बात नहीं की। हाँ, जब वो डिसमिस हो गए वो घर गए तो मुल्तान में उसी ही सीरियल को उन्होंने बुला लिया था कि आप और मेरा इंटरव्यू करें, और उन्होंने डॉन के लिए उससे भी ज़्यादा बातें करने दी उन्होंने की। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी बातें हुई थी, ऐसा हुआ था, हम दुनिया में अकेले रह गए, ये दहशतगर्दी हो रही है, बला बला। अब ये टाइम उस वक्त था, वंस यू वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आप स्टैंड ले लेते, आप उस वक्त खड़े हो जाते, अपना नैरेटिव देते जो आज दे रहे हैं। आपने नहीं, आपने नैरेटिव वो नहीं लिया। एक चीज़ इस बात में हम अगर सारे लोग उस पर एग्री हैं कि पाकिस्तानी सियासतदानों को स्पेस नहीं मिलती जो पाकिस्तान की यहाँ पे फौजी इस्टेब्लिशमेंट को स्पेस मिल जाती, लेकिन एक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम रहा है ये सारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट का, कि इनके इतने ज़्यादा एक्ट्स हैं, अमिशन एंड कमीशन है, करप्शन की स्टोरीज हैं, स्कैंडल्स हैं, 5 बराजों में जदादें निकल आएंगे, जरदारी साहब के मनी लॉन्ड्रिंग निकल आएंगे, और मिनिस्टर्स के उनका बहुत पैसा निकल आएगा। सो आवाम का जो क्रेडिबिलिटी लेवल है इन द आइज़ ऑफ द पब्लिक जो है इसका सियासतदानों वो बहुत वीक है। वो समझते हैं आर्मी जो है वो पाकिस्तान की नज़रियाती इस सरहदों के मुहाफ़िज़ है, वो इसका सौदा नहीं करेगी, कारोबार नहीं करेगी, सो वो उसको ज़्यादा रिलायबल समझते हैं, उनकी बात को ज़्यादा बाई करते हैं। ये सियासतदानों की भी नाकामी है कि आपने अपनी क्रेडिबिलिटी इतनी ज़्यादा क्यों लो कर दी है कि लोग आपकी बात से ज़्यादा आपके माहतियत इदारे हैं या माहतियत आपके अफसरान जो हैं उनकी बात को वो वेट देते हैं, आपकी बात को वेट क्यों नहीं देते। दूसरा, नवाज शरीफ साहब जो हैं उन दिनों में आपको याद होगा उस बिलावल भुट्टो साहब भी नारे लगाते थे जो मोदी का यार है, इमरान खान साहब तो सबसे ज़्यादा लगा रहे थे, आज इमरान खान साहब भी चाहते, लेकिन एक फ़र्क है कि नवाज शरीफ साहब पे ये आ रहा था, कुछ खुफिया मुलाकातें कर रहे थे, जंदाल साहब से हो रही थी, खुफिया की क्या ज़रूरत है, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, ओपनली मिलें, इंडियन अगर बिजनेसमैन आ भी रहे हैं, ताजिर आ रहे हैं, उनसे ओपनली आप उनसे बातचीत करें, क्या फ़र्क पड़ता है। आप अच्छा, ऐसे हमने देखा मोदी साहब जब वहाँ पे आए, आपको याद होगा उस पर रेमंड आए थे उनकी नवासी की शादी में, उस वक्त भी एतराज़ात किए गए थे उनको। फिर भी मेरा ख्याल है एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का आना, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का, मैं नहीं समझता कि इसको इतना बड़ा शोर डालना चाहिए था कि उस पर नवाज शरीफ साहब को गद्दार डिक्लेयर किया जाए कि मोदी साहब अगर रेमंड आ गए हैं उनसे मिलने के लिए, ये मिल सकते हैं, दुनिया भर में इस तरह के समिट हैं, अचानक हो जाती है, तो वो भी इतना बड़ा इशू नहीं था। इशू क्या था, वो ये लग रहा था कि ये हाउस ऑफ शरीफ जो है ये बहुत सारा बिज़नेस चाहता है इंडियंस के साथ, और इनके बिज़नेस इंटरेस्ट हैं जिस वजह से भारत के साथ तल्लुकात चाहते होते हैं, इसी वजह से उनको बार बार कहा जाता था कि इंडिया के साथ तल्लुकात रखना चाहते हैं, कश्मीर पे इनकी सॉफ्ट पॉलिसी है, कलभूषण का जैसे वो जिक्र करते थे, और ये ज़्यादा टारगेट किया जाता था कि शायद इनके ज़ाती मफादात हैं। लेकिन फिर बेनज़ीर भुट्टो साहब को कोई ज़ाती मफादात नहीं थे। जब उन्होंने यहाँ राजीव गांधी को बुलाया था, आपको याद होगा 89 में जब वो प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने बुलाया था, राजीव आए थे, उस वक्त भी उन पर सिक्योरिटी रिस्क का ठप्पा लगा दिया था कि ये देखें जी ये भी मुल्क दुश्मन है, इंदिरा गांधी के बेटे को बुला लिया यहाँ पे। सो उस वक्त उनको तो कोई ऐसा उनका बिजनेस इंटरेस्ट नहीं था, बेनज़ीर भुट्टो को, उनको भी इल्ज़ाम का सामना करना पड़ा। ऐसे गिलानी साहब देख लें, इनका भी कोई बिजनेस इंटरेस्ट नहीं था, वो भी मनमोहन सिंह से मिलते रहे। सो थोड़ा सा मेरा ख्याल है इससे हटकर कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं इनको खुद अपना देखना चाहिए कि आप एक स्टैंड क्यों नहीं ले सकते जब आपको लेना चाहिए। बहरहाल इस वक्त वहाँ पे हम देख रहे हैं कि वाजपेयी साहब के दौर में एक अच्छी रही कि जनरल मुशर्रफ साहब और उनका एक बड़ा अच्छा एक उसमें वर्किंग रिलेशनशिप हुआ, पाकिस्तान इंडिया के तल्लुकात बड़े बेहतर हुए। फिर मनमोहन सिंह और उसके बाद जनरल मुशर्रफ दौर हमने देखा, वो बड़ा अच्छा रहा, वो कहते हैं कि कश्मीर के मसले के सलूशन तक पहुँच गए थे। बहरहाल एक चीज़ है, मतलब जनरल बाजवा साहब जो हैं उनके साथ सहाफ़ियों की मुलाकातें जो होती रहती हैं, ये पहले भी मैं बात ये कह चुका हूँ अपने शोज़ में, वो इंडिया की तरफ इतने हाकिश नहीं है, इंडिया सेंट्रिक नहीं है जनरल बाजवा साहब। ये मेरे शो की क्लिप है, आज के नहीं है, जब ये आर्मी चीफ बने थे मैंने उसके कुछ अर्से बाद कहा था कि इंडिया के साथ तल्लुकात अगर हमारे ठीक हो सकते हैं, इमरान खान साहब और ये जनरल बाजवा के दौर में हो सकते हैं। इमरान खान पॉपुलर है यहाँ पे आवाम में, ये कोई ऐसा सौदा बेच सकते हैं जो हो सकता है आवाम अदरवाइज़ ना खरीदे और लोग इन पर बिलीव करेंगे। उधर से बाजवा साहब जो हैं वो बैगेज नहीं ले रहे हैं, जो जनरल रहील शरीफ का बैगेज था उनमें नहीं है। सो ही इज़ इन ए पोजीशन के दोनों डील स्ट्राइक कर सकते हैं। और वही बात जो है किस वक्त मैं ये क्लिप ढूंढ के निकाल के आपके साथ शेयर करूँगा, जो 2.5-3 साल पहले का ये है, जब तो ये प्राइम मिनिस्टर बने थे इमरान खान साहब, उस वक्त ये बातें मैंने की थी। सो वो बातें सामने आ रही हैं कि दोनों जो हैं ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ तल्लुकात उसमें बेहतर हों। बहरहाल ये क्वेश्चन रेज होते रहेंगे कि जनाब सिविलियन जब कोशिश करते हैं तो आर्मी नहीं होने देती, आर्मी करती है तो उस वक्त वहाँ पर कोई ना कोई मसाइल हो जाते हैं। बहरहाल गुड थिंग इज़ कि दोनों साइड से कुछ ना कुछ सैनिटी प्रिवेल कर रही है, एंड ये पाकिस्तान की मेरे
ख्याल लीडरशिप है इस वक्त, वो पीपल्स पार्टी हो या नवाज शरीफ साहब की, इन्हें इस वक्त थोड़ा सा एक माजी का बैगेज भूल के इन्हें इस वक्त सपोर्ट करना चाहिए। ये मसले हल होने चाहिए, ये पूरा खित्ते का मसला है। इससे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन भी दबाव से निकलेंगे। इंडियन के साथ हमारा आना जाना रिलेशनशिप अगर बेहतर होते हैं, इसमें पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी भी है। ये मौका है मेरा ख्याल है, अगर हमारी आर्मी और हमारी पॉलिटिकल जो इस वक्त स्टैब्लिशमेंट है, इमरान खान साहब, जनरल बाजवा साहब जो हैं, अगर ये काम ये कर जाते हैं तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान पर बहुत बड़ी फेवर होगी इनकी।